दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ये आपका हिस्ट्री मेजर 4 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका कंस्टेंटिनोपल है उसके पतन के कारणों एवं उसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। उच्चारण करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। तो इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आप समझिए कि हम आपको जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जो कंस्टेंटिनोपल है उस शहर का पतन के क्या कारण थे, उसके क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में आपको बताना है। ये जो कंस्टेंटिनोपल है वो एक शहर का नाम है, ठीक है। और आज का अगर हम लोग इसका देखें तो इस शहर का नाम इस्तांबुल हो गया है, जो टर्की में आपको देखने को मिल जाएगा। टर्की के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, जो अगर आप मैप में खोजेंगे इसको तो काला सागर और जो भूमध्य सागर है उसके बीच में ये देखने को मिल जाएगा, जो टर्की वाला क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको खोज सकते हैं। तो पूछा यह जा रहा है कि कंस्टेंटिनोपल के पतन के क्या कारण थे और उसके क्या प्रभाव है, उसके बारे में बताइए। तो जो कंस्टेंटिनोपल है आज का नाम उसका इस्तांबुल हो गया है और इसका जो स्थापना है 330 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के महान सम्राट जो है कंस्टेंटाइन के द्वारा किया गया था। और ये जो कंस्टेंटिनोपल है वो रोमन साम्राज्य का राजधानी बनाया गया था। लेकिन जब रोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ पूर्वी और पश्चिम में, तो जो रोमन साम्राज्य का पूर्वी बाइजेंटाइन था, ठीक है, जो बाइजेंटाइन था साम्राज्य था, उसका ये राजधानी बाद में बना था। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, क्योंकि बोलने में जो कह सकते हैं जो उच्चारण करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो सीधा सीधा हम लोग पढ़ के इस चीज को समझते हैं, परिचय को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि कंस्टेंटाइनोपल जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, जो कंस्टेंटिनोपल है जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, मध्यकालीन विश्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। मध्यकालीन का जब समय चला था उस टाइम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। इसकी स्थापना सन 330 ईस्वी में रोमन सम्राट महान कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा किया गया था, इसने की थी, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि और इसे रोमन साम्राज्य की नई राजधानी बनाया गया। इसको क्या है, तो रोमन साम्राज्य का नया राजधानी बनाया गया। बाद में रोमन साम्राज्य के विभाजन के पश्चात यह बाइजेंटाइन साम्राज्य के राजधानी बन गया। ये क्या है, तो बाद में जब रोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ तो उसके बाद ये बाइजेंटाइन का राजधानी बना, जो पूरी रोमन साम्राज्य था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह नगर यूरोप और एशिया के बीच स्थित होने के कारण व्यापार, संस्कृति और राजनीति का प्रमुख केंद्र था। क्योंकि ये यूरोप और एशिया के बीच में स्थित था, इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो मार्ग है वो व्यापार के लिए, संस्कृति और राजनीति के लिए प्रमुख केंद्र था। रेशम मार्ग के महत्वपूर्ण मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते थे, और जो रेशम मार्ग का महत्वपूर्ण मार्ग है वो इसी क्षेत्र से होकर के गुजरते थे। इसलिए यह शहर आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था, क्योंकि जहां से सभी जहाजें पार हो, कह सकते हैं कि जहां से सभी काम हो, जो सभी व्यापार हो वो वहां से काम होता हो, तो वो क्षेत्र खुद ही रईस हो जाएगा। मजबूत किलेबंदी, विकसित व्यापार और धार्मिक प्रतिष्ठा के कारण इसे मध्यकालीन विश्व का अत्यंत महत्वपूर्ण नगर माना जाता था। क्योंकि कहा जाता था कि इसका जो किला है वो इतना मजबूत था, इसका जो दीवार था इतना मजबूत था कि कोई इसको ढा नहीं सकता था। लेकिन बाद में जो एक शासक आएगा, जो जो अरब का शासक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो तुर्क शासक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है मेहमेद, ठीक है, मेहमेद। तो इस तरह से एक शासक आता है जो इस किले को ढा देता है। मारगोला क्या करता है, तो इसको ढा देता है और इस किले को जीत लेता है वो। आगे इसमें कहा जा रहा है कि लेकिन समय के साथ बाइजेंटाइन साम्राज्य कमजोर होता गया। जो बाइजेंटाइन जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था वो धीरे धीरे क्या तो कमजोर होता गया, और दूसरी ओर तुर्कों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। जो तुर्क शासक थे उनकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। हम अरब बोल रहे थे, वो तुर्क था, ठीक है। तो तुर्क शक्ति तेजी से बढ़ने लगी थी। अंततः सन 1453 में उस्मानी तुर्कों के सुल्तान मेहमेद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर आक्रमण किया, और लंबे घेराव के बाद कहा जाता है कि 53 दिन तक क्या है तो इस क्षेत्र को घेरे रखा था मेहमेद ने, ठीक है। जो सुल्तान था, तुर्कों का जो सुल्तान था मेहमेद, उसने 53 दिनों तक इस क्षेत्र को घेर के रखा, तब जाकर क्या है तो इस पर अधिकार कर लिया गया, और बाद में इस पर अधिकार कर लिया गया। इस घटना को कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन कहा जाता है, और ये जो घटना है इसी को कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन कहा जाता है, जिसने विश्व इतिहास की दिशा को बदल दिया, जिसने विश्व इतिहास की दिशा को बदल दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम आपको पीडीएफ ही दे देंगे, ठीक है। तो उससे आप अच्छे से पढ़ पाइएगा, क्योंकि इसको प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जो कंस्टेंटिनोपल के पतन के कारण है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कंस्टेंटिनोपल के पतन के कारण, पहला जो कारण था वो था बाइजेंटाइन के साम्राज्य की कमजोरी। जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था उसका कमजोरी, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसका कमजोर होना, इस तरह से आप लोग समझिए। कहा जा रहा है कि कंस्टेंटिनोपल पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी था। जब रोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ तो ये जो कंस्टेंटिनोपल है वो पूर्वी साम्राज्य का, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसका राजधानी बनाया गया था। लेकिन 15वीं सदी तक आते आते बाइजेंटाइन साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन जब समय बीतता गया, 15वीं जो शताब्दी है वो आते आते जो बाइजेंटाइन था वो साम्राज्य बहुत ही कमजोर होता गया।
लगातार युद्धों, आंतरिक संघर्षों और आर्थिक संकटों के कारण इसकी शक्ति घटती गई, क्योंकि ये जो बाइजेंटाइन या फिर जो कह सकते हैं जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था वो धीरे धीरे सिर्फ इस शहर तक आके सीमित हो गया था। बाकी जो शहर था इससे छीन लिया गया था। कभी विशाल रहा यह साम्राज्य अंततः केवल कॉन्स्टेंटिनोपल शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। मतलब इस शहर तक ही वो सीमित रह गया। बहुत बड़ा क्षेत्र था ये, लेकिन धीरे धीरे क्या है तो कमजोर होते होते ये एक छोटे से क्षेत्र में रह गया। सेना की संख्या कम थी और खजाना भी लगभग खाली हो चुका था, इसलिए शहर की सुरक्षा करना कठिन हो गया था। और इसलिए क्या तो जो शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल उसका सुरक्षा करना कठिन हो गया था। तो इस तरह से पहला जो कारण आपने देखा वो था आपका बाइजेंटाइन साम्राज्य की कमजोर होना। जो बाइजेंटाइन या फिर जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसका कमजोर होना पहला कारण था कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन होने का। दूसरा जो कारण हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है उस्मानी तुर्कों की बढ़ती शक्ति। उस्मानी तुर्कों की बढ़ती शक्ति, जो उस्मानी तुर्क थे उसके शासकों का जो शक्ति बढ़ रहा था और यहाँ पर जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसका शक्ति घट रहा था, जिसके कारण कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ। दूसरी ओर उस्मानी तुर्कों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने एशिया माइनर और दक्षिण पूर्वी यूरोप के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। जो दक्षिण पूर्वी यूरोप का क्षेत्र है उस पर अधिकार उन्होंने कर लिया था। सुल्तान महमद द्वितीय एक महत्वाकांक्षी और साहसी शासक थे। एक महत्वाकांक्षी का मतलब है कि वो पूरा जो साम्राज्य है उसको हड़पना चाहता है या फिर अपने अधीन करना चाहता है। महत्वाकांक्षी मतलब लालची होता है, ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। और साहसी भी था। उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने को अपना प्रमुख लक्ष्य बना लिया और जो ये शहर था कॉन्स्टेंटिनोपल उसको जीतने का जो महमद द्वितीय था उसका लक्ष्य बन गया और इसके लिए विशाल सेना तथा युद्ध की विस्तृत योजना तैयार की गई। अब इसने क्या किया तो इसको क्योंकि ये शहर जीतना था इसके लिए इसने विशाल सेना तैयार किया और युद्ध की विस्तृत योजना भी तैयार करने लगा। तीसरा जो कारण था इसका इस शहर का पतन होने का वह आधुनिक तोपों और हथियारों का उपयोग, क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल का दीवार था या फिर जो किला था वो बहुत ही मजबूत था, उसको कोई भेद नहीं सकता था। लेकिन इसके पास क्योंकि बहुत ही मजबूत तोप था, ठीक है, उन्हें क्या किया तो जो मजबूत तोप है उसको बनवाया। जो महमद द्वितीय था उसने मजबूत तोपों को बनाया, गोलों को बनाया और वहां पर दागा, तब जाकर के इसलिए कहा जा रहा है कि आधुनिक तोपों और हथियारों का उपयोग किया गया। कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें जिन्हें थियोडोसियन दीवारें कहा जाता था, क्या कहा जा रहा है जो थियोडोसियन दीवारें कहा जाता था, उस समय दुनिया की सबसे मजबूत किले बंदियों में गिनी जाती थी और उस टाइम का जो सबसे मजबूत किले बंदी था उसमें से इसको गिना जाता था। लेकिन उस्मानी तुर्कों ने युद्ध में विशाल और शक्तिशाली तोपों का उपयोग किया। जो शक्तिशाली तोप होता है, तोप मतलब जो गोला निकलता है, ठीक है, तो उससे इस युद्ध में क्या उसका उपयोग किया गया। इन तोपों से लगातार गोलाबारी की गई, जिससे सदियों पुरानी दीवारें धीरे धीरे कमजोर होने लगी और अंततः उसमें दरारें पड़ गई। और अंततः क्या तो उसमें दरार पड़ ही गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ गया और गोला बारूद करने लगा, ऐसा नहीं है। इसने चारों तरफ से इस क्षेत्र को पूरा घेर लिया था। जो महमद द्वितीय है उसने पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल है उसको चारों तरफ से घेर लिया था। जो जहाज होते हैं जहाजों को पानी में रख दिया गया, जो सेना होती है सेना ने चारों तरफ से इसको घेर लिया और लगातार तोपों से इस पर वार किया गया, ठीक है, तोपों से इस पर वार किया गया। और 53 दिनों के बाद जब 53 दिन तक इसको घेरे रखा गया तब जाकर के इस पर वो कब्जा कर पाया जो महमद द्वितीय था। अगला इसमें हम लोग कारण देखेंगे वो है समुद्री और स्थल दोनों ओर से घेराबंदी। समुद्री तरफ से भी और स्थल दोनों तरफ से इसने क्या किया तो घेराबंदी कर दिया था कॉन्स्टेंटिनोपल का, ठीक है, जो शहर था कॉन्स्टेंटिनोपल उस पे ऊपर जो महमद द्वितीय था उसने दोनों तरफ से घेराबंदी कर रखा था। उस्मानी सेना ने शहर को चारों ओर से घेर लिया था। जो उस्मानी सेना था उसने शहर को चारों ओर से घेर लिया था। स्थल मार्ग से सेना तैनात की गई थी और समुद्र मार्ग को भी नियंत्रित कर लिया गया था। तो स्थल मार्ग की तरफ से सेना तो था ही और जो समुद्र मार्ग था उसकी तरफ से भी नियंत्रित कर लिया गया था। तुर्कों ने अपने जहाजों को लकड़ी के लट्ठों पर खींचकर गोल्डन हॉर्न नामक खाड़ी पे उतार दिया। क्या कहा जाए जो तुर्क शासक थे, जो तुर्क सेना थी, ठीक है, उसने क्या किया तो अपने जहाजों को लकड़ी के लट्ठों पर खींचकर, लकड़ी के लट्ठों से क्या किया तो खींच करके गोल्डन हॉर्न जो है वो उस खाड़ी में क्या किया तो उतार दिया, जिससे शहर पूरी तरह घिर गया। जिससे शहर क्या है तो पूरी तरह से घिर गया। इससे शहर के भीतर भोजन, हथियार और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद हो गई, क्योंकि अब अंदर आने जाने वाला जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया, जिससे कारण वहां पर भोजन, हथियार और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद हो गई। तो इस तरह से उस पर कब्जा किया गया है। अगला जो कारण उसके पतन होने का वह यूरोपियन देशों से पर्याप्त सहायता ना मिलना, क्योंकि जो कॉन्स्टेंटिनोपल था उसने सहायता मांगी थी यूरोपियन देशों से, लेकिन यूरोप के देश सहायता करने के लिए नहीं आते, जिसके कारण जो महमद द्वितीय वो इस पर कब्जा कर लेता है। कॉन्स्टेंटिनोपल के शासकों ने पश्चिमी यूरोप के ईसाई देशों से सहायता की अपील की थी, उसने सहायता मांगा था, लेकिन कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च के धार्मिक मतभेदों के कारण यूरोपीय देशों ने समय पर सहायता नहीं की, समय पर क्या तो सहायता नहीं भेजा। परिणाम स्वरूप कॉन्स्टेंटिनोपल लगभग अकेला पड़ गया और उसे अपनी सीमित शक्ति के सहारे तुर्कों का सामना करना पड़ा।
क्या है तो उसको तुर्कों का सामना करना पड़ा। हालांकि यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा, लेकिन इसने क्या है तो कब्जा कर लिया। अब आगे हम लोग इसके परिणाम को देखेंगे, वहां पर आपको पता चल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कंस्टेंटिनोपल के पतन के प्रभाव को। कंस्टेंटिनोपल के पतन के क्या प्रभाव पड़े हैं। पहला है बाइजेंटाइन साम्राज्य का अंत। ये जो बाइजेंटाइन जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसका पूरी तरीके से क्या तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये 19 मई 1453 को कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों का अधिकार हो गया। जो कॉन्स्टेंटिनोपल था उस पर क्या है तो तुर्कों का अधिकार हो गया, और इसके साथ ही लगभग 1000 वर्षों से अस्तित्व में रहा बाइजेंटाइन साम्राज्य समाप्त हो गया। जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका समाप्त हो गया। इसका प्रभाव देखने को मिलता है जो कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन है। अंतिम बाइजेंटाइन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11th, इसको बोलते हैं पेलियोलोगस। ठीक है, पेलियोलोगस, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। युद्ध करते हुए मारे गए, और इसी युद्ध में ये मारा गया था, जो इसका अंतिम सम्राट था। यह घटना मध्यकालीन यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, और ये जो घटना है वो मध्यकालीन यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि जो तुर्क शासक थे उसने क्या किया तो ये जो किला था, ये जो क्षेत्र था कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको जीत लिया था। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग को प्रभाव देखने को मिलता है वो है उस्मानी साम्राज्य की शक्ति में वृद्धि। उस्मानी साम्राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई। कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त करने के बाद उस्मानी तुर्कों की शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। जो उस्मानी तुर्क की शक्ति थी, जो प्रतिष्ठा थी, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया और इसे प्रशासन, व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना दिया। फिर से उसने क्या किया तो अपना राजधानी बनाया। जो कॉन्स्टेंटिनोपल था उसको अब तुर्कों ने अपना राजधानी बना लिया। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसके बाद उस्मानी साम्राज्य यूरोप और एशिया की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बन गया। इसके बाद जो उस्मानी साम्राज्य था वो यूरोप और एशिया की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बन गया, क्योंकि जो सबसे बड़ा क्षेत्र था, जो सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था, उसी पर इसने क्या है तो कब्जा कर लिया था। अगला जो प्रभाव इसमें देखने को मिलता है वो यूरोप और एशिया के व्यापार मार्गों पर प्रभाव, क्योंकि ये जो क्षेत्र था कॉन्स्टेंटिनोपल, वो जो भूमध्य सागर है और जो काला सागर उसके बीच में पड़ता था, और ये सिल्क रूट का एक मेन मार्ग माना जाता था। तो यूरोप और एशिया के व्यापार मार्ग पर इसका प्रभाव देखने को मिला। कॉन्स्टेंटिनोपल यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र था। तुर्कों के नियंत्रण में आने के बाद यूरोपीय व्यापारियों के लिए एशिया तक पहुंचने वाले जो पारंपरिक स्थल मार्ग था वो कठिन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो अब तुर्कों के अधीन आ गया था, ये जो क्षेत्र वो तुर्कों के अधीन आ गया था, जो भी यूरोपीय व्यापारी थे उसके एशिया पहुंचने वाले पारंपरिक स्थल मार्ग कठिन हो गया था। इससे यूरोप के देशों को नए व्यापार मार्ग खोजने की आवश्यकता महसूस हुई। इससे क्या है तो यूरोप के जो देश है उसको नए व्यापार मार्ग खोजने की आवश्यकता होगी। इसके लिए भी एक क्वेश्चन हम अलग से करवाएंगे कि किस तरह से जो अलग राज्यों को खोजा गया, अलग रास्तों को खोजा गया था। अगला जो प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है भौगोलिक खोजों को प्रेरणा। भौगोलिक खोजों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको अलग से करवाएंगे। ठीक है, तो भौगोलिक खोजों की प्रेरणा यहाँ से मिलती है। नए व्यापार मार्गों की खोज के प्रयासों ने यूरोपीय देशों को समुद्री यात्राओं की और प्रेरित किया। ठीक है, मतलब अब नए नए देशों का खोज होगा। इससे पहले तो कोई नहीं जानता था कि कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, या फिर भारत कहाँ है, या फिर अमेरिका कहाँ है। ठीक है, तो इन सब चीजों का खोज यहाँ से शुरू होता है। इसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर कई महत्वपूर्ण भौगोलिक खोजें हुई। क्या कहा जा रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप ही आगे चलकर कई महत्वपूर्ण भौगोलिक खोजें हुई। इस प्रकार कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन अप्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक खोजों की शुरुआत का एक प्रमुख कारण बना। और इस तरह से इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ, इसके कारण भौगोलिक खोजों का शुरुआत किया गया। आगे हम लोग देखते हैं जो पांचवा इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। जो पांचवा प्रभाव देखने को मिलता है वो है यूरोप में ज्ञान और शिक्षा का प्रसार। यूरोप में ज्ञान और शिक्षा का प्रसार होने लगा। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद कई यूनानी विद्वान यूरोप के अन्य भागों में चले गए, क्योंकि जब ये शहर का पतन हुआ तो यहाँ पर जो जितने भी विद्वान थे, क्योंकि ये संस्कृति के लिए बहुत ही फेमस क्षेत्र था, बहुत ही फेमस शहर था, शिक्षा के लिए बहुत ही फेमस शहर था, तो क्योंकि इसका पतन हो गया, वहां पर दूसरे देश का कब्जा हो गया, तो यहाँ के जितने विद्वान लोग थे वो अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, अलग अलग देशों में चले गए। ठीक है, भाग गए समझ लीजिए। तो ये अपने साथ प्राचीन यूनानी साहित्य, जो भी उनके पास ज्ञान था, जो भी उनके पास साहित्य था, दर्शन था और विज्ञान से संबंधित जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ थे वो भी साथ में वो ले गए। इन ग्रंथों के अध्ययन से यूरोप में शिक्षा और बौद्धिक जागरण को प्रोत्साहन मिला, और इन ग्रंथों के अध्ययन से यूरोप में शिक्षा और बौद्धिक जागरण को प्रोत्साहन मिला, जिसने आगे चलकर पुनर्जागरण आंदोलन को गति दी। जिसने क्या तो आगे चलकर पुनर्जागरण आंदोलन को गति दी। जब हम लोग पुनर्जागरण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे वहां पर आपको और डिटेल में इन सब बातों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेंगे। कहा जा रहा है कि कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन केवल एक शहर की हार नहीं था, बल्कि एक साम्राज्य के अंत का और एक नए ऐतिहासिक युग की शुरुआत थी। क्योंकि जब कॉन्स्टेंटिनोपल का अंत हुआ, या फिर कह सकते हैं इसका पतन हुआ, तभी नए नए क्षेत्रों का खोज भी शुरू किया गया।
इस घटना ने यूरोप की राजनीति, व्यापार और ज्ञान के विकास को गहराई से प्रभावित किया। आप देखते हो कि अधिकतर जो क्षेत्र का खोज किया गया वो यूरोप के द्वारा किया गया, ठीक है, क्योंकि यूरोप से ही यूरोप और एशिया का जो व्यापार है वो इसी से हो जाता था, जो कॉन्स्टेंटिनोपल था उससे हो जाता था, तो आराम से सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब इसको बंद कर दिया गया तो अब कहीं से कहीं तो आपको खोजना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, समुद्र का मार्ग उठाया, भारत का खोज कर लिया, अमेरिका का खोज कर लिया, इस तरह से कई सारे और क्षेत्रों का खोज कर लिया इन्होंने। और इस तरह से जो नए नए क्षेत्र आप पढ़ते हैं कि वहां पर उपनिवेश कर लिया गया, वहां पर कब्जा कर लिया गया, तो इसी तरह से उसने खोज किया था। ऐसा नहीं कि हमारा देश अस्तित्व में नहीं था या फिर अमेरिका अस्तित्व में था, अस्तित्व में था, लेकिन यूरोप को तो नहीं पता था, तो यूरोप ने नए देशों का खोज किया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।